कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फ्यूचर से जहां सूरज की एक खतरनाक लहर ने धरती की ओजोन लेयर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब धरती रहने लायक नहीं बची है। मौसम एकदम भयानक हो चुका है और अगर कोई सीधे धूप में निकलता है तो सूरज की किरणें उसे जिंदा जला देती हैं। कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। हमें हमारा हीरो फिंच दिखाई देता है जो एक रोबोटिक्स इंजीनियर है। वो अपने रोबोट साथी ड्यूई के साथ वीरान पड़े शहरों में खाने पीने का सामान ढूंढ रहा है। फिंच एक स्पेशल सूट पहनता है जो उसे खतरनाक धूप और रेडिएशन से बचाता है और जब खतरा बढ़ता है तो वार्निंग भी देता है। वो एक दुकान में घुसते हैं और वहाँ पड़ी लाशों को इग्नोर करते हुए सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जैसे कुत्ते का खाना इकट्ठा करते हैं। काम खत्म होने के बाद फिंच उस बिल्डिंग पर निशान लगा देता है ताकि उसे याद रहे कि यहाँ अब कुछ नहीं बचा। फिंच अपनी बड़ी सी ट्रक में बैठकर वहाँ से निकलता है। रास्ते में कोई इंसान नहीं है, बस वीरान गाड़ियाँ खड़ी हैं जिन्हें वो अपने ट्रक से धक्का देकर हटाता जाता है। तभी उसका सूट उसे वार्निंग देता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। फिंच घबराकर तेजी से गाड़ी भगाता है और जैसे तैसे अपनी अंडरग्राउंड लैब में पहुंचता है। तूफान के पहुंचने से ठीक पहले वो ड्यूई को घसीटते हुए अंदर ले आता है। सुरक्षित अंदर आने के बाद वो खुद को साफ करता है, लेकिन तभी वो जोर जोर से खांसने लगता है। पता चलता है कि फिंच धीरे धीरे मर रहा है क्योंकि उसके शरीर में रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अपने कमरे में जाकर वो अपने प्यारे कुत्ते गुडियर से मिलता है। वो कुत्ते को तो खाना देता है लेकिन खुद भूखा रहता है क्योंकि राशन खत्म हो रहा है। उसके पास एक पीच का डिब्बा है जिसे वो किसी खास मौके के लिए बचा कर रखता है। इसके बाद फिंच अपने सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है, एक इंसान जैसा रोबोट बनाना। उसका मकसद है कि उसके मरने के बाद ये रोबोट उसके कुत्ते का ख्याल रखे। वो ढेर सारी किताबें स्कैन करके रोबोट के दिमाग में दुनिया भर का ज्ञान डाल रहा है। रात को वो रेडिएशन पर एक किताब पढ़ता है और उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। वो सोने के बजाय पूरी रात काम करता है ताकि रोबोट को जल्दी पूरा कर सके। अगली सुबह वो रोबोट को चालू करता है। शुरू में रोबोट बोल नहीं पाता, बस सिर हिलाता है। फिंच उसकी आवाज़ ठीक करता है और रोबोट पहली बार बोलता है। ये देखकर कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। रोबोट अपना नाम खुद रखता है, जेफ। फिंच उसे समझाता है कि उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सबसे ज़रूरी चौथा नियम है, मेरे मरने के बाद कुत्ते की रक्षा करना। तभी बंकर की लाइट चली जाती है और फिंच को पता चलता है कि एक महातूफान आ रहा है जो 40 दिनों तक चलेगा। उनका बंकर इसे झेल नहीं पाएगा, इसलिए फिंच फैसला करता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा। उनकी मंजिल है सैन फ्रांसिस्को। मुसीबत ये है कि जेफ का डेटा अभी सिर्फ 72% ही अपलोड हुआ है, लेकिन वक्त की कमी के कारण फिंच उसे वैसे ही चालू कर देता है। जेफ लड़खड़ाते हुए चलना सीखता है, सामान पैक किया जाता है और वो सब एक आरवी वैन में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिंच जेफ को पुरानी दुनिया के किस्से सुनाता है। जेफ के अंदर एक पुर्जा ढीला है जिसे ठीक करने के लिए वो रुकते हैं। वहाँ जेफ को फिंच के पास पोस्टकार्ड्स का कलेक्शन मिलता है। उसे पता चलता है कि फिंच सैन फ्रांसिस्को इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे उसके अंकल ने वहाँ से पोस्टकार्ड भेजा था। जेफ भी वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। आगे रास्ते में फिंच जेफ को कबाड़ से काम की चीज़ें ढूंढना सिखाता है। वो एक सिनेमा हॉल का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। वहाँ जेफ पहली बार शीशे में खुद को देखता है। फिंच उसे एक मज़ेदार चीज़ दिखाता है। वो पॉपकॉर्न का पैकेट बाहर धूप में खोलता है और गर्मी इतनी तेज़ है कि पॉपकॉर्न हवा में ही फूटने लगते हैं। लेकिन ये मज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकता क्योंकि तूफ़ान उनका पीछा कर रहा है। वो गाड़ी भगाते हैं लेकिन तूफ़ान उन्हें पकड़ लेता है। फिंच बीमार होने की वजह से थक जाता है तो जेफ अपनी ताकत से आरवी को तारों से बांधने में मदद करता है। तूफान गाड़ी को बुरी तरह हिला देता है, तार टूटने लगते हैं, लेकिन जेफ ने जो आखिरी तार बांधा था वो टिका रहता है
और उनकी जान बच जाती है। बाद में जेफ गाड़ी को उठाकर टायर बदलने में भी मदद करता है। सफ़र फिर शुरू होता है। जेफ कुत्ते से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता भाव नहीं देता। फिंच उसे समझाता है कि भरोसा जीतने में वक्त लगता है। वो एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। फिंच की तबीयत बिगड़ती है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। वो कुत्ते को अंदर ले जाता है और जेफ को गाड़ी की पहरेदारी करने को कहता है। लेकिन जेफ, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, वो कोशिश करता है और आरवी को ठोक देता है। फिंच बाहर भागता है और गुस्से में जेफ को डांटता है। वो अपना हाथ धूप में करके दिखाता है कि बाहर कितनी गर्मी है और जेफ को समझाता है कि उसकी बचकानी हरकतों से सबकी जान जा सकती है। फिंच फिर जेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है और जेफ धीरे धीरे सीख जाता है। एक रात वो रुकते हैं और फिंच की तबीयत और ख़राब हो जाती है। वो अगले शहर में दवा ढूंढने जाते हैं। फिंच और कुत्ता रुकते हैं, जबकि जेफ और छोटा रोबोट ड्यूई एक हॉस्पिटल में घुसते हैं। लेकिन ये एक जाल होता है। ड्यूई एक भालू पकड़ने वाले जाल में फंस जाता है और टूट जाता है। फिंच अपनी बीमारी के बावजूद उन्हें बचाने अंदर जाता है। वो ड्यूई को बचाने में नाकाम रहता है, लेकिन जेफ को वहां से निकाल लाता है क्योंकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो आरवी में भागते हैं, लेकिन एक कार उनका पीछा करती है। अंधेरे में बचने के लिए वो लाइट्स बंद कर देते हैं। हड़बड़ी में फिंच गाड़ी को एक कम ऊंचाई वाले अंडरपास के नीचे डाल देता है। जेफ मना करता है, लेकिन फिंच सुनता नहीं। टक्कर होती है और आरवी के ऊपर लगे सोलर पैनल्स टूट जाते हैं। अब उनके पास बिजली का सहारा नहीं बचा। फिंच पूरी तरह टूट जाता है और जेफ पर चिल्ला देता है। बाद में जब जेफ उसे मनाने आता है तो फिंच एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि तबाही के बाद उसने एक सुपरमार्केट में एक माँ और बेटी को देखा था। एक आदमी ने खाने के लिए उन दोनों को गोली मार दी थी। फिंच डर के मारे छिपा रहा, लेकिन बाद में उसे उस बेटी के बैग में एक छोटा पिल्ला मिला, गुडियर। उस दिन फिंच ने कसम खाई थी कि वो इस कुत्ते को बचाएगा और कभी किसी इंसान पर भरोसा नहीं करेगा। अगली सुबह एक चमत्कार होता है। जेफ देखता है कि आरवी से एक तितली टकराई है। वो फिंच को जगाता है। फिंच डरते डरते हाथ बाहर निकालता है और उसका हाथ नहीं जलता। वो लोग ऐसी जगह आ गए हैं जहां ओजोन लेयर ठीक है। फिंच बहुत खुश होता है, अपना साफ सूट पहनता है और वो लोग धूप में पिकनिक मनाते हैं। यहाँ फिंच सच बताता है कि पोस्ट कार्ड उसके पिता ने भेजे थे, अंकल ने नहीं। वो अपने पिता से कभी नहीं मिला, बस उम्मीद में वहां जा रहा था। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने से ठीक पहले फिंच की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। उसे पता है वो नहीं बच पाएगा। वो जेफ को सिखाता है कि कुत्ते के साथ बॉल कैसे खेलते हैं, लेकिन कुत्ता बॉल सिर्फ फिंच के पास लाता है। फिंच समझ जाता है कि अब जाने का वक्त है। वो जेफ को आखिरी बार गले लगाता है और आरवी में सोने चला जाता है। शाम को कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है। फिंच अब नहीं रहा। जेफ और गुडियर मिलकर फिंच का अंतिम संस्कार करते हैं, बिल्कुल एक वाइकिंग की तरह आग देकर। जेफ अकेला महसूस करता है, लेकिन फिर वो कुत्ते को खाना देता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। इस बार गुडियर बॉल वापस लेकर जेफ के पास आता है और उसे गले भी लगाता है। दोस्ती हो गई है। आखिर में जेफ और गुडियर सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचते हैं। वहां उन्हें ब्रिज की बाड़ पर हजारों पर्चियां और फोटो लटके मिलते हैं। ये सबूत है कि वहां और भी लोग जिंदा हैं और अपनों का इंतजार कर रहे हैं। जेफ समझ जाता है कि उम्मीद अभी बाकी है। वो फिंच की याद में वहां एक ड्राइंग लगाता है और कुत्ते के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ता है। तो ये थी फिंच 2025 की पूरी मज़ेदार कहानी। कमेंट्स में बताओ आपको हमारी वीडियो और ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट के पास ही एक हाइप का ऑप्शन होगा, उससे हमें हाइप ज़रूर करना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।
मिलते हैं अगली कहानी में और भी ज़्यादा रोमांच और एडवेंचर के साथ।